Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में. इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना. जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स. ठीक है. तो प्रोविजनिंग का क्या मतलब होता है? प्रोविजनिंग का देखो सिंपल टर्म्स में मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है. तो देखो, बैंक क्या करता है, बैंक का काम क्या होता है, लोन देना, और आप डिपॉजिट करते हो, है ना, पैसा, और बैंक आगे लोन देता है. ठीक है. तो ऐसा होता है कि जितने भी जगह ये लोन दे रहा है सबका पैसा वापस आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता. कुछ एनपीए भी होता है ना. तो अब ये जो एनपीए हुआ है ये कहाँ से कवर होगा, ये बैंक का जो लॉस हुआ है ये कहाँ से कवर होगा, इसके लिए पैसा चाहिए. तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक्स को? आरबीआई बोलता है कि आप जितना लोन दे रहे हो, मान लो इस बैंक ने 100 रुपये लोन दिया है, ठीक है. तो आरबीआई बोलता है कि ये जो 100 रुपये का आपने लोन दिया है ना, इसका कुछ परसेंटेज आप एक तिजोरी में रख लो. जहाँ एक तिजोरी रखो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इसका पैसा रख लो. मतलब मान लो 10% है वो परसेंटेज, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 10% है. तो मैं क्या करूँगा कि बैंक ने जब 100 रुपये का लोन बाहर दिया, ठीक है, तो इसमें से ये 10 रुपये, 100 रुपये का मतलब 10 रुपये, 10%, 10 रुपये ये तिजोरी में रख देगा. अब ये जो तिजोरी में इसने रखा, ये क्या, ये इसको खर्चा नहीं करेगा, ठीक है. ये अपनी इसने तिजोरी में सेफली रख दिया. तो ये इसलिए रखा है ताकि अगर मान लो ये लोन एनपीए हो जाता है ना, ये लोन वापस नहीं आता है, तो ये जो लॉस है बैंक का वो यहाँ इस वाले पैसे से कवर हो जाएगा. ऑब्वियसली सारे लोन्स जो बैंक देगा वो एनपीए तो होंगे नहीं, है ना. तो कुछ परसेंटेज इसका रखेगा, फिर आगे जो मान लो दूसरा लोन देता है 100 रुपये का, उससे कुछ परसेंटेज रखेगा, 10%, मान लो 10% ऐसे रखा, 10 रुपये और हो गया. ऐसे कर करके सारे लोन से कुछ प्रोविजनिंग करता है. प्रोविजनिंग मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ लोन जो आपने 10 रुपये 100 रुपये लिया है, 100 रुपये दिया है, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ लोन आप वापस इधर रख रहे हो, है ना, एज अ प्रोविज़न रख रहे हो कि भाई अगर ये एनपीए हो जाता है तो मैं अपना लॉस इससे कवर कर लूँगा. इसी को बोलते हैं हम प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स. ठीक है. तो बैंक्स हैव टू सेट असाइड अर्निंग और प्रोवाइड फंड्स टू अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ देयर बैड एसेट्स. ठीक है. वो यही बोल रहा है कि जो बाहर लोन दिया है उसका कुछ परसेंटेज अगर वो बैड एसेट बन जाता है, मतलब वो वापस नहीं आता है, अगर वो बैड एसेट बन जाता है तो उसका कुछ परसेंटेज आप अपने पास रखते हो ताकि उस लोन को कवर किया जा सके. ठीक है. तो जैसे मैंने आपको समझाया वही है इसमें. ठीक है. तो आरबीआई ने स्टिपुलेट किया है कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है दे शैल मेक 10% प्रोविजनिंग, 5% फेज्ड ओवर 2 क्वार्टर्स. तो 2 क्वार्टर में 5-5% करके, है ना, आप उसको 10% करोगे, पहले 5% करोगे, ठीक है, उसके बाद पहले क्वार्टर में 5% करोगे, उसके बाद बढ़ा के आप 10% कर दोगे. ठीक है, फेज्ड मैनर में. तो ताकि ये ये जो एनपीए वाले इश्यूज़ हैं, जो बैंक में कैश क्रंच आता है वो ना आए. ठीक है. तो 10% प्रोविजनिंग करनी है ऑन लोन्स दैट आर ओवर ड्यू बट नॉट येट एनपीए. तो ऐसे लोन्स जो ओवर ड्यू हो चुके हैं, मतलब उसमें मान लो आपको 30 तारीख तक पेमेंट करना था, है ना, आपने पेमेंट नहीं किया, तो इसको बोलते हैं ओवर ड्यू, बट एनपीए नहीं हुआ है. एनपीए होने में 90 दिन तक अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, अगर 90 दिन तक आप पेमेंट नहीं करते हो ड्यू डेट के बाद, तो उसको एनपीए बोलते हैं. तो एनपीए नहीं हुआ है पर ओवर ड्यू हो गया है, तो ऐसे लोन्स में आपको 10% का प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ये बोला आरबीआई ने. तो आरबीआई हैज़ नाउ क्लैरिफाइड दैट प्रोविजनिंग शुड बी कंसिडर्ड ओनली फॉर लोन्स कैटेगराइज्ड एट SMA-2. SMA-2 क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 2 एज अ स्टार्ट ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड. अब हम देख लेते हैं कि SMA होता क्या है, व्हाट इज़ SMA. तो देखो जनरली क्या होता है, मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं. मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आप बैंक से लोन लिया 100 रुपये का. ठीक है. तो बैंक ने आपको क्या किया, बैंक ने आपको 100 रुपये का लोन दिया, और लेट से आप बैंक ने आपको बोला कि आपको महीने के एंड तक, मतलब 30 तारीख तक, लेट से 30th तक आपको ये लोन रीपे करना है. ठीक है. आपने क्या किया, आप 30th तक आपने लोन रीपे नहीं किया, 30th हो गया, फिर अगले महीने का फर्स्ट चालू हो गया. ठीक है. अगले महीने का फर्स्ट डे आ गया, आपने ये लोन रीपे अभी नहीं किया है. ठीक है. तो अब क्या हो गया, ये SMA 0 में चला गया. जब आपने
30 को रीपे नहीं किया, 30 तारीख को आपने अपना लोन नहीं दिया वापस, है ना, अमाउंट नहीं दिया, तो वो SMA 0 में चला गया। अब 1 से 30 दिन तक अगर आप इसके बाद लोन रीपे नहीं करते हो तो वो SMA 0 अकाउंट में ही रहता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में रहता है। उसके बाद मान लो अगला महीना भी निकल जाता है, 1 से 30 दिन हो गए इसके भी, फिर अगला महीना स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर एक स्टार्ट हो गया, ये 30 था तो यहाँ 31 दिन होंगे, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि ये दूसरा महीना भी निकल गया, 30 दिन हो गए, तो ये जो आपका लोन है ये कहाँ चला जाएगा, SMA 1 में चला जाएगा। तो 31 से 60 दिन तक अगर आपने फिर से रीपे नहीं किया, मतलब दूसरे महीने में भी आपने रीपे नहीं किया, तो ये SMA 1 में ही रहेगा। फिर तीसरा महीना आ गया, तीसरे महीने में भी आपने रीपे नहीं किया तो वो SMA 2 में जाता है। समझ में आया? तो आपका जब डिफ़ॉल्ट ड्यू होता है, आपका जब पेमेंट ड्यू होता है 1 से 30 दिन तक, तो वो SMA 0 में होता है। फिर 31 से 60 दिन तक तो वो SMA 1 में होता है, मतलब आपने 60 दिन तक पे ही नहीं किया तो वो SMA 1 में रहेगा। फिर 61 से 90 डेज़ तक अगर आप ओवर ड्यू हो चुके हो, मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो होता है SMA 2 में। तो RBI ने बोला है कि SMA 2 वाले अकाउंट्स हैं उसके लिए ही सिर्फ प्रोविजनिंग होगा। समझ में आ रहा है? बाकी किसी अकाउंट के लिए नहीं होगा। तो अगर ऐसा आपको स्टेटमेंट मिल जाए, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बोले कि प्रोविजनिंग हर टाइप ऑफ लोन के लिए होता है, तो वो गलत हो जाएगा। प्रोविजनिंग तभी स्टार्ट होता है जब आपका ओवर ड्यू हो जाता है अमाउंट। और ओवर ड्यू कब होता है? कम से कम 60 दिन का ओवर ड्यू होना चाहिए, 60 से 90 दिन का कम से कम होना चाहिए, 60 दिन का, तभी वो SMA 2 में जाएगा और तभी वो इतना ओवर ड्यू होगा कि उसके लिए RBI ने जो है प्रोविजनिंग मैंडेटरी करी हुई है। ठीक है, समझ में आया? 90 दिन के बाद क्या होता है? 90 दिन तक मान लो आपने रीपे नहीं किया तो वो NPA क्लासीफाई हो जाता है। समझ में आ रहा है? 90 दिन तक अगर आपने पे नहीं किया तो उसको हम NPA बोल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। अच्छा, ये जो 90 दिन है ये कौन से लोन्स में है? ये नॉर्मल लोन्स में, ये एग्रीकल्चर लोन्स में नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर में अलग क्राइटेरिया डिफाइंड है। एग्रीकल्चर में कैसे डिफाइन होता है? जैसे नॉर्मल लोन्स में 90 दिन का आपने 90 दिन तक रीपे नहीं किया तो आपका NPA हो जाएगा। वैसे ही जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं उनमें क्या होता है, 2 क्रॉप सीजन, शॉर्ट क्रॉप्स के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए, और 1 क्रॉप सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए। मतलब मान लो आपने एग्रीकल्चर लोन लिया है, ठीक है, बट 2 क्रॉप सीजन्स तक आपने वो पे नहीं किया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में, तो उसको NPA डिक्लेयर कर देते हैं। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में अगर आपने 1 क्रॉप सीजन तक उसको रीपे नहीं किया, 1 क्रॉप सीजन ड्यू हो चुका है वो, ठीक है, आपने पिछली क्रॉप के लिए लिया था, अब अगली फसल भी आ गई है, ठीक है, तब भी आपने रीपे नहीं किया है, तो वो वाला एग्रीकल्चरल लोन NPA में चला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो डेफिनेशन है NPA की 90 दिन वाली, ये नॉर्मल लोन्स के लिए है, ये एग्रीकल्चर लोन्स के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर लोन्स के लिए अलग से डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद अगर ये NPA रहता है 12 महीने तक, अगर ये लोन NPA रहता है 12 महीने तक, तो वो कहाँ जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाता है। ठीक है, एसेट दैट हैज़ रिमेन्ड NPA फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, 12 या 12 महीने से कम, मतलब 1 साल के लिए अगर वो NPA में रहता है तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोल देते हैं। और जब ये 1 महीने तक रहता है सब स्टैंडर्ड एसेट में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डाउटफुल एसेट्स। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? अब जब ये 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट में रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डाउटफुल एसेट। और उसके बाद जब 2 साल तक भी पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको RBI फिर लॉस एसेट डिक्लेयर कर देता है। वो बोलता है कि अब इसका कोई वैल्यू बचा नहीं है। एन एसेट वेयर द लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स और द RBI इंस्पेक्शन, बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ होली, बट अमाउंट को बैलेंस शीट से राइट ऑफ नहीं किया गया है अभी। ठीक है, अभी बस ये डिक्लेयर किया गया कि ये लॉस एसेट है, बट राइट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया गया है, तब उसको बोल देते हैं हम लॉस एसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रेगुलेशन ऑफ NBFCs की बात करते हैं। ठीक है, तो RBI ने प्रपोज किया है रेगुलेटरी एक रेगुलेटरी अप्रोच NBFCs को कंट्रोल करने के लिए। अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि NBFC है क्या। NBFC एक कंपनी है, किसके अंदर रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट के अंदर। कभी कभार ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, NBFC इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि जो NBFC है वो दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, और NBFC किस में इंगेज होती है? लोन्स में, बिजनेस लोन्स में इंगेज होती है, शेयर्स के एक्विजिशन में, स्टॉक्स के एक्विजिशन में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में, है ना। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ये सब इशू करते हैं, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इन सब में ये इंगेज रहती है। ठीक है, और बाकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जैसे हैं, है ना, बाकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैसे हैं? जैसे लीजिंग हो गया, हायर एंड परचेज हो गया, इंश्योरेंस चिट बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, इन सब में भी NBFCs एक्टिव रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी NBFCs जो हैं वो RBI रेगुलेट करता है। तो RBI AFCs रेगुलेट करता है, लाइसेंसिंग कंपनीज़ हो गया, इंफॉर्मेशन कंपनीज़ हो गया,
फाइनेंशियल कंपनीज़ हो गया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हो गई, ठीक है, IDF हो गया, एंड म्यूचुअल फंड्स वाली हो गई, फैक्टरिंग हो गई, MGCs हो गई, RNBCs हो गई। तो ये सब जो NBFCs हैं, ये कौन रेगुलेट करता है? ये RBI रेगुलेट करता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? पहले रेगुलेट करता था NHB, बट अभी इसको चेंज करके ये कंट्रोल किसको दे दिया गया है? RBI को दे दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि ये चेंज हो चुका है। अब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय RBI, ठीक है। सेबी क्या क्या कंट्रोल करता है? सेबी मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज को कंट्रोल करता है, वेंचर कैपिटल फंड्स को कंट्रोल करता है, स्टॉक ब्रोकिंग को कंट्रोल करता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब काम किसका है? ये सब काम है सेबी का, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसको कंट्रोल करता है? निधि कंपनीज और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो चिट फंड कंपनीज को कंट्रोल करती हैं, और IRDA जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को करता है, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ता है। अब बैंक्स और NBFCs, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि NBFCs और बैंक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो डिमांड डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। क्या NBFCs डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। NBFC इज़ नॉट अ बैंक, ठीक है। तो आप जाके वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये लो मेरा पैसा, ठीक है, और मैं जब चाहूँ मैं निकाल सकता हूँ। नहीं, आप टाइम डिपॉजिट दे सकते हो। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे मान लो आपने फिक्स डिपॉजिट बना दिया, ठीक है, तो वो सब काम आप कर सकते हो। आप टाइम डिपॉजिट कर सकते हो, बट आप डिमांड डिपॉजिट NBFC में नहीं कर सकते। आप नॉर्मल बैंक में कर सकते हो, ठीक है। क्या चेक इशू हो सकता है NBFC से? नहीं, ऑब्वियसली जब आप डिमांड डिपॉजिट नहीं उसमें डाल सकते तो चेक कैसे इशू करोगे? चेक तो डिमांड डिपॉजिट पे ही इशू होता है ना, तो आप चेक भी इसमें इशू नहीं कर सकते। बैंक में आप चेक इशू कर सकते हो, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी की अगर बात करें तो इंश्योरेंस फैसिलिटी भी NBFCs के डिपॉजिटर्स के पास नहीं रहती है। बैंक में इंश्योरेंस फैसिलिटी रहती है, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर ये बना है NBFC, तो वही कंट्रोल करता है। और बैंक्स किसके अंडर कंट्रोल है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आगे पे, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। तो अभी एक नई RBI ने लिक्विडिटी स्कीम अप्रूव करी है NBFCs और क्या बोलते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, ताकि ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके, है ना। जो पैसा है यहाँ पे, पैसे का प्रॉब्लम, कैश क्रंच को रिमूव किया जा सके, उसके लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम निकाली गई है, ठीक है। तो पहले बेसिक से देखते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, ठीक है। ये किस में ट्रांजेक्शन करती है? ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है हाउसिंग के लिए, या तो डायरेक्टली हो या तो इनडायरेक्टली, ठीक है। घर वर जैसे बनते हैं, या फिर जो भी हाउसिंग के लिए फाइनेंस होता है ना, उसमें ये पैसे देती है, ठीक है। जैसे मान लो आपको होम लोन लेना है, टाइप्स सिस्टम जो होता है ना, तो होम लोन एक हाउसिंग बनाने के लिए फाइनेंस है ना, तो उसके लिए ये पैसा देती है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एन NBFC अंडर RBI's रेगुलेशन। NBFC इट इज़ कंसिडर्ड एज एन NBFC नॉर्मल है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वॉज हैंडेड ओवर टू RBI फ्रॉम NHB। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, पहले NHB उसको कंट्रोल करता था, बट अभी RBI करता है, ठीक है। RBI प्रपोज न्यू रूल्स फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद रिगार्ड टू डेफिनेशन, ठीक है। नए रूल्स आए हैं, क्या हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है। RBI हैज़ अनाउंस्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs, HFCs थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। Scheme aims to help NBFCs and HFCs to improve their liquidity position, avoid any potential systematic risk to financial system। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है ना, नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम है, तो भाई लिक्विडिटी बढ़ाओगे NBFCs के लिए, और क्या करोगे, है ना, वही है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा? ये शॉर्ट टर्म पेपर्स को परचेज करेगा, किससे? NBFC से और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, जिनका डेट है 30,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो कोई भी NBFC जिनका डेट 30,000 करोड़ के आसपास है, उसको ये परचेज कर लेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल जो RBI बना रहा है, ठीक है। लिक्विडिटी कैसे इंश्योर करेगा? देखो इसमें लिक्विडिटी कैसे इंश्योर हो रही है। मान लो NBFC है कोई, ठीक है, वो उधार में चल रही है, कोई NBFC उधार में चल रही है 30,000 करोड़ के, ठीक है, 30,000 करोड़ तक के उधार में चल रही है। तो RBI ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा? ये इसके डेट को ले लेगा, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की हमने बात करी थी ना, उसी टाइप का व्हीकल है ये क्या करेगा? ये इसके लोन को परचेज़ कर लेगा और उसको ये 30,000 करोड़ दे देगा, और बोलेगा हम देख लेंगे इसको, हम अपना रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो विच विल यूटिलाइज द प्रोसीड सोली फॉर एक्सटिंग्विशिंग एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़। तो इससे क्या होगा? ये जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये जो डेट लाइबिलिटी है 30,000 करोड़ की, वो हट जाएगी और NBFCs की बैलेंस शीट इंप्रूव होगी, ठीक है। कौन कौन से NBFCs इसमें एलिजिबल है? तो ऐसा नहीं है कि सारे NBFCs और HFCs इसमें एलिजिबल है, कुछ कुछ ही हैं।
जो वैसे ही एनबीएफसीज और एचएफसीज इसमें एलिजिबल हैं जिनका एनपीए जो है वो 6% से कम है, और नेट प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट नेट प्रॉफिट इन एटलीस्ट वन ऑफ द लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, सॉरी, एक तो ये है कि एनबीएफसीज और जो एचएफसीज हैं वो उनका एनपीए जो होना चाहिए वो 6% से कम होना चाहिए, और वो लास्ट 2 ईयर्स में प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है, ये है। और उनके कोई भी जो कैटेगरी ऑफ लोन है वो किसी भी SMA 1 और SMA 2 कैटेगरी में लास्ट 1 ईयर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन समझ में आ गई हमको। पहली क्या है कि एनपीए 6% से कम होना चाहिए, पिछले 2 साल में प्रॉफिटेबल होने चाहिए, और कोई भी उनका लोन SMA 1 और SMA 2 की कैटेगरी में पिछले 1 साल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही एनबीएफसीज ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है आरबीआई की उसमें एलिजिबल है, ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये क्या है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन? अब जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है इमरजेंसी क्रेडिट देना है, मतलब मान लो बैंक के पास फंड ही नहीं बचा है, ठीक है, तो उस केस में जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो क्या इनेबल करेगी कि एडिशनल फंडिंग को एडिशनल फंडिंग इंश्योर करेगी 3 लाख करोड़ तक की टू एलिजिबल MSMEs एंड मुद्रा बोरोवर्स इन द फॉर्म ऑफ अ गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको क्रेडिट देगी MSMEs और मुद्रा बोरोवर्स को, कितने का, 3 लाख, लगभग 3 लाख करोड़ का, ठीक है। अंडर दिस स्कीम क्या होगा, 100% गारंटी कवरेज होगा। ये जो 3 लाख करोड़ का गारंटी है कि भाई मान लो अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो इसको रीपे कौन करेगा इन 3 लाख करोड़ को, तो उसके लिए 3 लाख करोड़ को रीपे कौन करेगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC इसको रीपे करेगा। ये गारंटी देता है इसकी टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs फॉर एनी लॉसेस सफर्ड बाय देम ड्यू टू नॉन रीपेमेंट ऑफ दिस, ये जो पैसा है ना गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो MSME और मुद्रा वाले हैं बोरोवर्स, ठीक है, MSME और जो मुद्रा वाले बोरोवर्स हैं, बैंक क्या करेगा, बैंक इनको एडिशनल 3 लाख करोड़ का लोन देगा, ठीक है। और अब ये 3 लाख करोड़ का लोन अगर डिफ़ॉल्ट होता है इनसे, तो ये एश्योर कौन करेगा कि बैंक को ये पैसा वापस मिले 3 लाख करोड़, ये करेगा NCGTC, इसको इंश्योर करेगा, ठीक है। अब कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं किसमें, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में, ठीक है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी, ठीक है। इसमें क्या है, हम सोवरेन गारंटी लेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही है, कैसे करेगी, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 10% हैं, 10% ऑफ लॉस जो है PSPs के फॉर परचेसिंग एसेट्स रेटेड BBB+ और अबव वर्थ ₹1 लाख करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियली साउंड NBFCs और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें कंपनीज, इसमें क्या करेगा कि कोई भी NBFCs, ठीक है, NBFCs के बेसिकली क्या होगा, इसमें ऐसे एसेट्स परचेज होंगे जिनकी सोवरेन रेटिंग जो है वो BBB+ जो है ना, उससे या उससे ऊपर होगी। और ऐसा ये तब तक परचेज पब्लिक सेक्टर बैंक तब तक परचेज़ करते रहेंगे इन एसेट्स को जब तक ये 1 लाख करोड़ नहीं हो जाता, ठीक है। तो तब तक ये इनको परचेज़ करते रहेंगे। तो ये बेसिकली लिक्विडिटी इसमें बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट दे रहे हैं ना इनको, ये परचेज़ करके, इनके ऐसे एसेट्स परचेज़ करके जो BBB रेटेड है, ठीक है। नाउ इट इज़ एक्सटेंडेड टू NBFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अंडर SMA 1 कैटेगरी ऑन टेक्निकल रीजंस एज वेल, ठीक है। तो पहले ये बेसिकली SMA 0 कैटेगरी के लिए था सिर्फ, अभी ये SMA 1 कैटेगरी वाले के लिए भी लागू हो गया। तो ऐसे NBFC जिनके कुछ जो लोन्स हैं, ठीक है, जिनके जो लोन्स हैं वो SMA 1 कैटेगरी में है, हमने देखा था ना पीछे SMA 1, 0, 0, 1, 2, तो SMA 1 कैटेगरी वाले लोन्स जो हैं वो भी इसमें एलिजिबल है। मतलब आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो क्या कर सकते हैं, ये वाले लोन्स भी परचेज़ करके इनको पैसा दे सकते हैं, समझ में आया, ये मतलब है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स विदाउट क्लासीफाइंग देम एज NPAs। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या होता है, तो जैसे देखो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या होता है कि मान लो आपने लोन लिया, मान लो आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब आपको ये 1 लाख का लोन 1 साल में रीपे करना था, लेट से 1 साल में आपको रीपे करना था। अब आपने रीपे नहीं किया, है ना, 90 दिन हो गए, अब क्या हो गया, ये NPA हो गया, अब आप रीपे कर ही नहीं पा रहे हो उसको, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कोशिश करेगा आपसे पैसे लेने की। कैसे कोशिश करेगा बैंक आपसे पैसे लेने की, बैंक बोलेगा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम आपकी EMI को रिस्ट्रक्चर करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो आपको पहले 1 साल में पे करना था, हम आपको 5 साल का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आप आराम से पे करिए। आप नॉर्मल मंथली हो सकता है आपको पहले EMI 10,000 का पे करना पड़ रहा था,
अब आप ऐसा करो कि आप हमको सिर्फ 5,000 ही दो, ठीक है, आप 5,000 दो, आराम से जितना टाइम है दो, बट आप लोन रीपे करो। इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर कर देना, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पहले तो आपको 1 साल में पूरा लोन रीपे करना था, बट सिंस आपने रीपे नहीं कर पा रहे हो तो क्या किया बैंक ने उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चरिंग इज़ अ प्रैक्टिस दैट अलाउज बैंक्स टू मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ लोन्स व्हेन द बोरोवर इज़ फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। जब बोरोवर जैसे मैंने लोन लिया था, तो मैं अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस को फेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो तो उस जब फाइनेंशियल स्ट्रेस मैं पे कर रहा हूँ और मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, तो बैंक क्या करेगा, मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा, ठीक है। बैंक्स डू दैट टू अवॉइड द बोरोवर बीइंग डिक्लेयर्ड अ डिफ़ॉल्टर, ठीक है। तो बैंक ये इसलिए करते हैं ताकि उनका लोन जो है वो एनपीए में ना आए, समझ में आ रहा है, ताकि वो रीपे हो जाए, बेसिकली डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में ना आए वो। एनपीए तो हो ही गया वैसे, मतलब इसमें लिखा है विदाउट क्लासीफाइंग देम एज एनपीए, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर आप लोन कर सकते हो बिना उसको एनपीए मतलब बिना एनपीए डिक्लेयर किए, ठीक है, समझ में आया। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल कैसे दिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था कि आपने 1 लाख का लोन लिया, आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, वो एनपीए हो गया, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी आरबीआई क्या कर रहा है कि उससे पहले ही उसको रीस्ट्रक्चर कर देगा, एनपीए होने से पहले ही रीस्ट्रक्चर कर देगा, क्लासीफाई नहीं करेगा उसको एनपीए, बट पहले ही जब भी एसएमए वाली कैटेगरी में आएगा ना, तो उसको रीस्ट्रक्चर कर देगा, ताकि पहले ही रिजॉल्व हो जाए वो मैटर, एनपीए तक बात आए ही ना, ठीक है। तो बैंक इसलिए कर रहा है ताकि आप डिफ़ॉल्टर ना बने। एलिजिबिलिटी कौन से बोरोवर्स कर सकते हैं, ओनली दोज बोरोवर्स दैट वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एंड नॉट इन डिफ़ॉल्ट फॉर मोर देन 30 days विद एनी बैंक एज ऑन March 2020। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी उसमें क्या था कि आपने 1 से अगर 30 दिन तक ओवर ड्यू पेमेंट है आपका, ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो एसएमए 0 कैटेगरी में आता है। तो सिर्फ यही वालों के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है, समझ में आया। ये जो स्टैंडर्ड वाले हैं ना, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ यही एलिजिबल हैं वंस टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए। बाकी जो एसएमए 1 और एसएमए 2 वाली कैटेगरी वाले हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, समझ में आ गया। इट इंक्लूड्स पर्सनल लोन्स, ऑटो क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, पर्सनल लोन्स, एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट बोरोवर्स। अब इसमें कौन सी कमेटी काम कर रही है इसकी डिटेल्स के लिए, केवी कमात। तो केवी कमात कमेटी जो है वो इनकी डिटेल्स को देख रही है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, है ना, क्या क्या हो सकता है इसमें। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग है इसमें एनपीए क्लासीफाई नहीं होगा, इसमें सिर्फ एसएमए 0 वाले बोरोवर, जो ऐसे बोरोवर जिनका लोन एसएमए 0 में चला गया है, वही बस एलिजिबल हैं इसके लिए, बस ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।